हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10 का सिविक्स का 3 चैप्टर, जिसका नाम है आप लोगों का जेंडर, पॉलिटिक्स एंड कास्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि जेंडर क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, कास्ट क्या होता है। ये अगर आपके एग्जामिनेशन की व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन में आप अपेयर होंगे हाफ ईयरली में, या फिर जो आप लोगों का फर्स्ट या सेकंड या थर्ड टर्म वाला एग्जामिनेशन होता है, या स्पेशली बोर्ड में जो आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी कुछ आप लोगों का कवर होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हम लोग हर एक चीज कवर करेंगे जहां से आप लोगों का मार्क जो है हर एक जगह से आप लोग अचीव कर पाएंगे। इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर इस वीडियो को खोला है तो आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है। देखने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। उसके बाद नोट्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से बना लेना है, उसको पढ़ना है। अभी क्या करना है, मैं जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट करना है और आराम तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस चैनल में आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो वीडियो आप लोगों को देखना है किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, एनसीईआरटी वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जेंडर डिवीजन आप लोगों का क्या होता है। जेंडर डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ बताया जाता है कि ये फॉर्म होता है, इसका डिवीजन होता है, जो कि हर एक जगह हमको देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों का अगर सही मायने में जेंडर डिवीजन की बात की जाए, डिफिनेशन पे मत जाइएगा, डिफिनेशन तो आप लोगों को देखना ही है एनसीईआरटी वाइज, लेकिन हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर ये चैप्टर में कहता क्या है। देखिए, जो आप लोगों का जेंडर डिवीजन होता है ये आप लोगों का अनचेंजेबल होता है, ठीक है। जेंडर जो आप लोगों का डिवीजन है ये हर एक जगह हम लोगों को चेंजेस इसमें देखने को मिलता है, और काफी ज्यादा इसमें आप लोगों का विविधता भी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मैन का या फिर वुमेन का, तो बहुत सारा आप लोगों का सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो मैन होता है उसको सुपीरियर रखा जाता है, और इसमें हम स्पेशली यही पढ़ते हैं कि वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है। आज के दौर में मॉडर्न आज आ गया है, तो आज के दौर में कैसा था, पहले कैसा था। अब पॉलिटिक्स इसमें क्या किया जाता है मैन और वुमेन के बीच में, वुमेन कौन कौन से वर्क करती हैं और मैन कौन कौन से वर्क करते हैं, हर एक चीज के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। इसी को हम लोग रिवीजन कहते हैं। ये तो कुछ आप लोगों का ओवरऑल व्यू हुआ, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में ये पढ़ते हैं कि मैन और वुमेन क्या होते हैं। जो मैन होते हैं, देखिए जो सोसाइटी है शुरुआत से ही उसमें आप लोगों का मैन और वुमेन को डिफरेंस में बांट दिया गया। कैसे, मैन के लिए ये आप लोगों का निर्धारित कर दिया गया कि जो मैन जो होगा वो वर्क करेगा आउटसाइड होम, यानी मैन जो होगा वो जो घर का है, जो घर के बाहर जो काम होता है वो मैन करेगा, ठीक है, इस प्रकार का काम। और यहाँ पे आप लोगों का सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है, सेक्स के आधार पे काम को बांट दिया गया है। अब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें वर्क होता है। वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किनके किनके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में। सोसाइटी में एक आप लोगों का ग्रुप फॉर्म कर दिया गया है कि जो मैन होगा वो आप लोगों का वर्क करेगा घर के बाहर में, और जो वुमेन होंगी वो वर्क करेगा घर के अंदर में। अब इसी में आप लोगों का बात निकल के आता है कि अगर वुमेन जो है वो वर्क करेगी इनसाइड होम, तो इसमें क्या क्या हो सकता है आप लोगों का, जैसे कुकिंग हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, उसके बाद वॉशिंग क्लॉथ हो सकता है, टेलरिंग हो सकता है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन हो सकता है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन हो सकता है। तो ये सभी जो आप लोगों का काम है, वर्क जो है, ये स्पेशली वुमेन के लिए छोड़ दिया गया है कि वुमेन ये करेगी। अब इसी में बात निकल के आता है कि इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये देखते हैं, they simply think that it is for women to attend to sin this। यानी इसमें कहा जा रहा है कि it is not that man cannot do housework,
अब वह मैन जो है वो इस प्रकार से सीन करता है इन सभी चीजों को कि हमारा काम हमेशा बाहर का काम होगा, और ये सब कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लोथ है, टेलरिंग है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन है, तो ये सब जो भी आप लोगों का काम वगैरह होता है ये सिर्फ वुमेन करती हैं, हम नहीं करते हैं। इस प्रकार से शुरुआत से ही आप लोगों का मन में ये बैठा दिया गया है मेंस का, और इसी प्रकार से सुप्रीमेसी चलता है। लेकिन इसमें आप आगे पढ़ते हैं तो एक और बात आपको समझ में आता है। ये क्या आता है? इसमें आप लोगों को ये समझ में आता है कि अगर जो मैन होगा, अगर उसको उसके वर्क के लिए पैसा मिलेगा तो वो भी काम करने के लिए तैयार होगा। लेकिन वुमेन जो होती हैं वो वही काम करती हैं फ्री में अपने घर में। अब कैसे, सो देखिए, व्हेन मैन गेट पेड, यानी अगर पैसा मिलता है मैन को तो वो ऑल्सो वर्क करेगा वही काम, जैसे कि चीफ इन होटल बन जाएगा या टेलरिंग करेगा, ठीक है, इनसाइड द हाउस। उसके साथ फिर जो वुमेन होगी वो वर्क करेगी फ्री में एट होम, यानी होम के पास, जैसे कुकिंग एट होम या टेलरिंग एट होम। उसी में बताया जाता है कि यही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलता है कि डिवीजन क्या है लेबर के बीच में, क्या थॉट होता है वुमेन का, और उसके साथ हम ये भी देखते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में देखते हैं, क्या रोल होता है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, मिनिमम मोस्ट आप लोगों का यहाँ पे सोसाइटीज में क्या रोल होता है, दोनों का इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ तक तो हमने ये देखा कि मॉडर्न में आ गए हैं तो ये बात हमको निकल के आता है, लेकिन ये भी हम लोग देखते हैं कि आखिर आप लोगों का यहाँ पे आज के दौर से पहले पहले किस टाइप से वुमेन का स्थिति था। तो उसमें बताया जाता है कि अर्ली ओनली मैन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, यानी कि पहले के जमाने में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अफेयर में मैन ही अलाउड थे, जैसे कि राइट टू वोट, वोट जो है सिर्फ मैन दे सकता है। साथ ही साथ आप लोगों का पब्लिक ऑफिस होता था जिसको कंडक्ट करवाया जाता था मैन के द्वारा, उसमें वुमेन का कोई भी रोल नहीं होता था, वुमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। उसी के बीच में ये भी बताया जाता है कि आप लोगों का जो जेंडर इशू होता है वो रेस्ट होता है पॉलिटिक्स में। इसी में जो वुमेन होती हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि क्या होता है, जिस प्रकार से शुरुआती से ही पहले के जमाने में भी उस समय अगर मैन के द्वारा सुप्रीमेसी रूल चलाया जा रहा था वुमेन पे, यानी मैन के द्वारा कहा जा रहा था कि ये छोटा मोटा काम हमारा नहीं है, हम नहीं वोट देंगे करने के लिए वुमेन को, ना तो राइट टू प्रॉपर्टी देंगे, ना तो राइट टू वोट देंगे, कुछ भी नहीं देने वाले हैं। इसलिए दुनिया की अलग अलग जो महिलाएं हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद फिर उन्होंने इक्वल राइट के लिए क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया, जिसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब इसी में आप लोगों का यहाँ पे इनका डिमांड होता है, इनका डिमांड क्या होता है सो समझिए, इनका डिमांड होता है, एलिगेशन होता है कि इनको वोटिंग राइट मिले, किसको, वुमेन को, जिस प्रकार से मैन को मिलता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस फॉर वुमेन मिले, इंप्रूविंग देयर एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन है उसको इंप्रूव करा जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले, जिस प्रकार से मैन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिस प्रकार से मैन को जॉब प्रोवाइड किया जाता है, उस प्रकार से वुमेन को भी ये सभी क्राइटेरिया को प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी हमारा हक का है। साथ ही साथ मूवमेंट एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। अब इसमें क्या होता है, इसी को नाम दिया जाता है दी फेमिनिस्ट मूवमेंट। इट इज अ सोशल मूवमेंट that aims to provide equally right and opportunity for women and men। ये जो आप लोगों का अगर पूछा जाता है एग्जाम में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। इसमें बताया जाता है आप लोगों का ये कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है वो एक सोशल मूवमेंट होता है, जिसके आधार पे ये आप लोगों का प्रोवाइड करता है इक्वल राइट को, किसके किसके बीच में, मैन और वुमेन के दोनों के बीच में। साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है पॉलिटिकल जेंडर के बीच में डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन हेल्प होता है कि कैसे जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है वुमेन का पब्लिक लाइफ में वो इम्प्रूव होगा। इसी कारण से फेमिनिस्ट मूवमेंट जो होता है वर्ल्ड का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के द्वारा स्टार्ट करा जाता है और काफी ज्यादा फेमस होता है। और उसके बाद फिर इसका आगे का कहानी क्या होता है सो हम लोग समझते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है, तो वो तो हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या था। अब यहाँ पे इंडिया में क्या स्थिति थी महिलाओं की सो देखते हैं। सबसे पहले इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन आप लोगों का
जो आप लोगों का यहाँ पे कंट्री है, जैसे कि आप लोगों का सूडान है, नॉर्वे है या फिर फाइनलैंड है, ये सब में पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का पब्लिक लाइफ में ये काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, ये काफी ज्यादा आप लोगों का हाई है। यही जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया गया महिलाओं के द्वारा, जिसका ये आप लोगों का रिजल्ट निकल के आया कि जो 3 देश है, सबसे पहला सूडान, नॉर्वे और फिनलैंड, साथ ही साथ आप लोगों का यूएसए भी आ जाता है। तो इन सभी देश में महिलाओं का जो स्थिति है, उनका इम्प्रूवमेंट जो है ये काफी ज्यादा देखने को मिला। वो पब्लिक अफेयर में या फिर पब्लिक लाइफ में काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे है। अगर इंडिया की बात की जाए, इन आवर कंट्री इंडिया, वुमेन स्टिल लॉन्ग बट बिहाइंड मैन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इंडिया में अभी भी मेल डोमिनेटेड है, यानी कि फीमेल जो है उनका स्तर काफी कम है। मैन का जो डोमिनेट है वो काफी ज्यादा हाई है और ये सोसाइटी में काफी चिंता का विषय है। अब आप खुद ही सोचिए, 2 इंसान हैं और दोनों इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। पहला का जमाना कुछ अलग था, लेकिन आज के दौर में तो डेमोक्रेसी आ चुका है, फिर भी ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है? वुमेन इतना पीछे क्यों है? अब इंडिया में स्पेशली तो इसमें बताया जाता है आप लोगों का कि वुमेन जो होता है वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, साथ ही साथ ऑपरेशन इन वेरियस वे करती हैं। काफी सारा उनका एडवांटेज फेस करने को उनको मिलता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेसिव वो होते हैं वेरियस टाइप्स में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं सीबीएसई में, तो इसको आप लोग याद रखिए। सबसे पहले देखिए, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेसिव, इसमें कौन कौन सा वे आ सकता है? सबसे पहले, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। यानी कि जो महिलाएं हैं, अगर उनका स्थिति को देखा जाए तो उनके साथ काफी ज्यादा बुरा होता है, उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफी ज्यादा वो ऑपरेसिव होते हैं। किसके कारण से? क्योंकि महिलाएं का जो लिटरेसी रेट है वो 54% है, मात्र 54%। कहाँ पे? इंडिया में। और अगर मैन के कंपैरिजन की बात करें तो मैन 76% है। कहाँ पे? इंडिया में। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग दूसरे पॉइंट पे, इसमें बताया जाता है कि जो मैन होते हैं, इसमें बताया जाता है कि जो आप लोगों का प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन होता है वो हाईली पेड होता है, वैल्यूएबल जॉब होता है, स्टिल वेरी स्मॉल होता है, इसलिए ज्यादा अपेयर नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ इनको यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्ट एक लागू किया गया था, ये 1976 में किया गया, जिसके तहत महिलाओं का स्थिति का सुधारने का प्रयास किया गया इंडियन गवर्नमेंट के तहत। इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि इक्वल वेजेज मिले और इनको पेड मिले, इक्वल वर्क मिले, ठीक है। और उसके साथ फिर इधर देखिएगा, एरिया ऑफ वर्क मिले, वुमेन आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, यानी मैन जो करेगा वो वुमेन ही कर सकती हैं। और 1970 में ये एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनको अच्छे से इक्वली ट्रीटमेंट मिल सके एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का 1976 में क्या किया गया था महिलाओं के लिए, कौन सा एक्ट पास किया गया था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफेयर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड। उसके साथ आप लोगों का बिफोर शी इज बोर्न, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, मैंने बोला ना, डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है एज कंपेयर टू सन्स। यानी कि कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं इंडिया में जिसमें जो माता पिता होते हैं तो वो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसको ज्यादा प्रिफेयर करते हैं एज कंपेयर टू गर्ल। और बच्चा जो होता है वो पहले पैदा होने से पहले उसको मार दिया जाता है, ठीक है, गिरा दिया जाता है। यानी कि चाहिए तो बस लड़का चाहिए, काफी सारा एरिया में हमें देखने को मिलता है इंडिया लेवल पे। उसके साथ देख सकते हैं, देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस किड्स ऑफ, आप लोगों का हरासमेंट होता है इनके साथ, एक्सप्लॉइटेशन होता है इनके साथ, वायलेंस होता है वुमेन के साथ। अर्बन एरिया में यहाँ पे आप लोगों का काफी ज्यादा यहाँ पे अनसेफ होती हैं वुमेन, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग अर्बन एरिया में आ चुके हैं, ठीक है, हम लोग अर्बन एरिया में आ चुके हैं। आई नो कि आप लोग यहाँ पे अर्बन एरिया से बिलोंग करते होंगे। तो रूरल एरिया पे देखें तो महिलाएं के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना वो करती हैं। लेकिन जो अर्बन एरिया की महिलाएं हैं वो भी आज के दौर में सेफ नहीं है कहीं पे भी, चाहे कितना भी आप लोगों का अर्बनाइजेशन आ जाए,
तो उसको सुधारा जा सकता है गवर्नमेंट के तहत। तो ये सब कुछ आप लोगों का डिसएडवांटेज है, ऑप्रेसिव है, डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ये सभी चीजें ज्यादा करके इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसको अभी तक सुधारा नहीं गया है, इस पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं बनाया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत है गवर्नमेंट का, जिसको सुधारा नहीं गया है, जिसके कारण से हमें ये सब चीजें फेस करनी होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी वुमेन्स का कितना रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में। सबसे पहले इसमें हमको देखने को मिलता है, ये एनसीईआरटी का ही कवर है, 2018 के साथ हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड एवरेज कितना है। हमारा जो प्यारा भारत है वो सबसे कम पोजीशन पे आता है, यानी कि इंडिया में स्पेशली महिलाएं की बात करें तो ये यहाँ पे इंडिया जो है ये आप लोगों का सबसे कम स्टेज पे आता है, यानी सबसे पीछे है। महिलाओं का यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में इंडिया लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया सबसे उसमें पीछे है। क्योंकि आप लोगों का इससे साफ जाहिर होता है कि यार यहाँ पे आप लोगों का मेल डोमिनेटेड स्टेट है, मेल डोमिनेटेड कंट्री है, सबसे ज्यादा जो मेल है वही यहाँ पे एमएलए, एमपी या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोगों को बोला जाता है कि इन इंडिया दी proportion of women legislature has been very low। लेजिस्लेचर में महिलाओं का काफी ज्यादा कमी है। साथ ही साथ एग्जांपल के लिए बात करें तो जो परसेंटेज होता है इलेक्टेड जो होती हैं वो मेंबर लोकसभा में, उनका जो आप लोगों का यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है वो मात्र 40.36% है। इट्स टोटल स्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, यानी पहली बार हमको ये देखने को मिलता है कि महिलाएं का जो परसेंटेज है ये 14.36% होता है, मात्र 14.36%, सोचिए। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि स्टेट में जो आप लोगों का स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 5% हमको महिलाओं का पॉलिटिक्स में प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है डिफरेंट स्टेट वाइज। सोचिए कितना ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे मेल का डोमिनेट है पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ हम ये देखते हैं इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सर्वाइवल फॉर डेवलपिंग कंट्री फॉर अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। साथ ही साथ हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो आप लोगों का कैबिनेट गवर्नमेंट का जो होता है वो लार्जली जो है वो मेल को ही क्या करता है, बनाता है, मिनिस्टर बनाता है। एमएलए एमपी, मतलब एमएलए एमपी तो अपेयर होते हैं, स्पेशली अगर मिनिस्टर की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर को या फिर विदेश मंत्री को, तो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी को स्पेशली गवर्नमेंट जो होता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो हमेशा महिलाओं को नहीं बनाएगा, हमेशा मेल को ही बनाएगा। इससे क्या जाहिर होता है कि जो आप लोगों का ये देश है ये मेल डोमिनेटेड स्टेट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, तो इसको लेकर सॉल्यूशन भी आया है। आज के प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि जो आज बड़ा बड़ा पद आप लोगों का हायर पॉलिटिक्स में है, वुमेन का अगर वहाँ पे स्थिति देखते हैं तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप सेंट्रल पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा वहाँ पे मेल भरा हुआ है, चाहे आप यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में देख लीजिए, वहाँ पे सबसे ज्यादा मेल भरा हुआ है। तो इस कारण से काफी ज्यादा परसेंटेज जो आप लोगों का प्रोपोर्शन है वो लो है। उसके बाद फिर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हम इसका ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं जिसमें पॉलिटिक्स में महिलाओं का स्थिति बेहतर हो सकता है एज कंपेयर टू मैन। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम ये कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि वुमेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट हो सकती हैं बॉडीज में। और यहाँ पे हम लोग देखें इसका सॉल्यूशन निकाला गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाला गया। क्या निकाला गया? दिस इज व्हाट दी पंचायत राज हैज डन इन इंडिया, यानी पंचायत राज में जो आप लोगों का लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें वुमेन्स के लिए 1/3 आप लोगों का रिजर्व सीट किया गया है, ठीक है। सीट जो है लोकल गवर्नमेंट में बॉडीज में, उसमें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज में आप लोगों का रिजर्व किया गया है वुमेन्स के लिए, ताकि जो वुमेन्स है वो वहां पे क्या करें, अप्लाई करके मतलब इलेक्ट हो सके। उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि इसमें 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडी से बिलोंग करती हैं। लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से निकल के आता है कि हाँ भाई, सॉल्यूशन निकाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा
कि इंडिया लेवल पे नहीं बात बनी तो लोकल लेवल पे जो कि स्मॉल एरिया होता है, जो कि आप लोगों का इसमें कोई भी काम नहीं होता है, एक छोटा सा एरिया हो गया, छोटा सा पीपल्स हो गया जिसको हमको देखना होता है, और थोड़ा सा जो फंड आता है, पैसा आता है, वो आप लोगों का म्युनिसिपैलिटी लेवल पे या फिर अर्बन पंचायत लेवल पे आता है, किसके द्वारा, स्टेट बॉडीज के द्वारा। लेकिन जो इंडिया लेवल पे लार्जली बात करें, जो एक आप लोगों का समूह होता है लोकसभा का, उसमें एक एमपी बनते हैं, तो कितना सारा उसमें जिला आता है, या फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कोई एमएलए बनता है तो कितना सारा उसके अंदर ब्लॉक आता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा हम लोगों को वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है, खास करके 2029 के इलेक्शन में हमको देखने को मिलता है कि सिर्फ यहाँ पे 14% आप लोगों का वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि लोकसभा में इलेक्टेड होके गई हैं। इस प्रकार से वुमेन का स्थिति अच्छा है पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल सिस्टम में, स्पेशली इंडिया का। या फिर हम लोग यहाँ पे बात करें कि लेजिस्लेचर के रूप में देखें, स्टेट में जो आप लोगों का लेजिस्लेचर होता है उसमें मात्र आप लोगों का 5% है, तो 5% आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। तो जो 5% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, क्या उससे बेहतर हो सकता है? उससे बेहतर हो जाएगा, उससे स्थिति बेहतर हो जाएगा महिलाओं का। और हमेशा आप लोग लार्जली यही सीन कीजिएगा कि हमेशा मेल को ही प्रेफर किया जाता है, चाहे चीफ मिनिस्टर बनाना हो एक कंट्री, मतलब एक स्टेट का, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनाना हो एक कंट्री का, कभी भी महिलाओं को प्रेफर नहीं किया जाता है। आप खुद देखिए कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आज तक बने हैं, मात्र यहाँ पे एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, इंदिरा गांधी, वो भी उनके जो पिता थे वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए सोचिए। और अभी तक भारत में कोई भी दूसरा महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। साथ ही साथ अगर डिफरेंट आप लोग स्टेट में देखिएगा तो वहां पे भी किसी को भी मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखिएगा, गिने चुने 4-5 स्टेट होंगे बस, उससे भी कम होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वुमेन जो है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस लेवल का है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। अब इसमें डिमांड क्या है, सो देखिए, इसमें डिमांड आप लोगों का है कि सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जब पॉलिसी मेक किया गया कि भाई जो रूरल एरिया वाले म्युनिसिपैलिटी लेवल पे या फिर जो पंचायती लेवल पे वुमेन्स के लिए 1/3 सीट हमने रिजर्व कर दिया है, तो उसमें सब खुश हो गए। तो यहाँ पे जो अपोजिशन वाले थे या फिर सभी के द्वारा यहाँ पे मूवमेंट चलाने लगा, अगेंस्ट हो गए गवर्नमेंट के तहत कि ये क्या बात हुई। अब वहां पे तो एक अर्बन एरिया है जिसका स्मॉल स्केल का आप लोगों का यहाँ पे पीपल्स होते हैं जिसको उसको देखना होता है, एक स्मॉल स्केल का एरिया होता है। लेकिन लोकसभा में कम से कम जिस प्रकार से आपने लोकल लेवल पे 1/3 सीट रिजर्व किया है, उसी प्रकार से आप लोकसभा में भी कर दीजिए ताकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप तो सब सीट यहाँ पे मैन को दे देते हैं और डोमिनेटेड स्टेट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सभी के अगेंस्ट महिलाएं जो है वो इकट्ठा हुई और काफी ज्यादा अगेंस्ट हो गई सरकार के लिए और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट इसमें चलाया गया। अब इसी में बोला जाता है कि एक बिल आप लोगों का प्रपोजल होता है जो कि काफी समय से पेंडिंग होता है पार्लियामेंट में। देखिए काफी समय से बिल पास किया गया, बिल के बारे में बोला गया कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया जाए, लेकिन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कभी भी इस मुद्दा को इशू नहीं किया जाता था। किस लिए नहीं किया जाता था? वो यही ना चाहते थे कि महिलाओं का 1/3 सीट रिजर्व ना हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से ना हो लोकसभा में या लेजिस्लेचर में, हमेशा मेल का ही हो। अगर होता तो कम से कम ये पेंडिंग तो ना होता, इसको पास कर दिया जाता। और इतना समय से आप लोगों का पेंडिंग था 90 के दशक से ही। उसके बाद फिर आप लोगों का 33% आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन के लिए ये पास किया गया बिल। कब किया गया था? 2023 में। इसको आप लोगों का वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट के द्वारा पास करवाया गया, काफी ज्यादा इनके द्वारा संघर्ष किया गया उसके बाद। और 2023 में इसको नारी शक्ति आप लोगों का बनाम अधिनियम के तहत वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023 के तहत इसको पास किया गया लोकसभा में। और इसके तहत बोला गया कि हाँ भाई 33% जो रिजर्वेशन है वो स्पेशली वुमेन्स के सीट्स के लिए हम रिजर्व करेंगे। किसमें? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली असेंबली में ऑल्सो। तब इसको किया गया 2023 में। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स।
रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। इसमें आप लोगों से डिफरेंट बिटवीन रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को नोट कीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए, लेट अस नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है, रिलीजन बेस के आधार पे है। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है अलग अलग धर्म वाइज आप लोगों का बटा हुआ है पॉलिटिक्स, इसी के बीच में पॉलिटिक्स चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रिलीजन बेस पे देख सकते हैं। अब जो आप लोगों का डिवीजन जो है वो एक यूनिवर्सल है जेंडर के बीच में, बट जो रिलीजन है उसमें डाइवर्सिटी है, फेयरली है, ठीक है। और इसी डाइवर्सिटी, विविधता के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो इसमें घुसते हैं, उसके बाद बढ़ावा देते हैं कि हम आपके ऐसे सपोर्टर हैं, वैसे सपोर्टर हैं, धर्म खतरे में है, जिसके तहत एक बड़ा जो मेजोरिटी में जो रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल्स होते हैं कंट्री को, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, ऐसा ऐसा बात बोल करके उसके बाद उनका वोट को वो अर्जित करते हैं। आई बात समझ में। बस ये इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, ये हर एक जगह देखने को मिलता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो आप लोगों का गल्फ वाला कंट्री हो, कहीं पे भी जहां डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। Many countries include India have in their population followers different religion. Different view on religion and politics के बारे में, religion, communalism and politics में अलग अलग व्यक्तियों का क्या क्या विचार था। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपका चैप्टर में तो आप लोग देख लीजिए। गांधी जी के द्वारा कहा जाता है रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इनका ये व्यू होता है इसके बीच में। और इनके द्वारा ये भी कहा जाता है व्हाट वी मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम और मोरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म और रिलीजन, हर एक वैल्यू को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए रिलीजन में। अब यहाँ पे ही बिलीव दैट द पॉलिटिक मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉ फ्रॉम रिलीजन। ये इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ जो यहाँ पे ह्यूमन, जो आप लोगों का राइट फर्स्ट है, जो ह्यूमन में स्पेशली राइट करते हैं फर्स्ट के लिए, और उनका रिलीजन जो माइनॉरिटी होता है उनके बीच में क्या इसके व्यू पॉइंट है, सो समझिए। ये इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बताया जाता है मोरल के बारे में, जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बताया जाता है। रिलीजियस माइनॉरिटी इसमें आप लोगों का बताया जाता है ह्यूमन राइट ग्रुप्स के कि आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक अ स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कॉमनवेल्थ जाता है आप लोगों का किसमें, डिफरेंट व्यू में, कि रिलीजन बेस पे, पॉलिटिक्स बेस पे किसका किसका क्या विचार है। तो इसमें बताया जाता है जो ह्यूमन राइट ग्रुप होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्शन लेना चाहिए कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी है उनको कम से कम कुछ स्पेशल स्टेप देना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए, कि कल को ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी में है अगर वो आपको यहाँ पे वोट दे रहे हैं तो आप पक्षपात करने लगे कि वो माइनॉरिटी है, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो एक साथ मिल करके सब ग्रुप फॉर्म करके कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमको मिल जाएगा। तो वही आप लोगों का अगर व्यू पॉइंट ऑफ से हम ह्यूमन राइट ग्रुप्स के बारे में बात करें तो उनका ये मत है कि गवर्नमेंट के द्वारा कम से कम एक्शन लेना चाहिए इस बीच में कि जो माइनॉरिटी वाले पीपल्स हैं, माइनॉरिटी, उनको कम से कम कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि भविष्य में कभी कॉन्फ्लिक्टिंग हमें ना देखने को मिले। वुमेन मूवमेंट क्या होता है इसके बीच में, वुमेन मूवमेंट भी चलाया जाता है। इसमें वुमेन के द्वारा एक आप लोगों का डिमांड रखा जाता है फैमिली लॉ फॉर ऑल रिलीजन, और आप लोगों का यहाँ पे अगेंस्ट वुमेन, यानी इसमें वुमेन मूवमेंट में बताया जाता है कि एक फैमिली लॉ बनाना चाहिए रिलीजियस बेस पे, और सो दे हैव डिमांड द गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर आप लोगों का इक्विटेबल। अब इसमें क्या होता है सो समझिए। सबसे पहले वुमेन के द्वारा मूवमेंट चलाया जाता है। देखिए अलग अलग जो आप लोगों का रिलीजन है उसमें अलग अलग विचारधारा है, सभी एक इंसान ही लिखा है, इस बात को समझिए। अब उसके बाद फिर अगर वुमेन्स के लिए अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है तो वुमेन के द्वारा भी काफी सारा मूवमेंट चलाया गया, और गवर्नमेंट के पास ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि अगर कुछ गलत चीज लिखा गया है किसी भी
आप लोगों का यहाँ पे रिलीजियस बुक में, तो उसको चेंज करा जा सकता है, उस पे एक्शन लिया जा सकता है, ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग देखने को ना मिले पीपल्स के बीच में। सुंदर एग्जाम्पल है, आप लोगों को इससे समझ में आएगा। इसमें बताया जाता है कि जो यहाँ पे फॉलोवर्स होते हैं, फॉलोड करते हैं रिलीजन को, जो यहाँ पे फॉलोड करते हैं रिलीजन को, मान लीजिए एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम वाई है, इसमें जो मेजोरिटी में होगा वो सुप्रीवर होगा, ठीक है, उसका सुप्रीमेसी रूल चलेगा, और जो माइनॉरिटी में होगा उसको यहाँ पे सप्रेस किया जाएगा। किसके द्वारा? मेजोरिटी वाले के द्वारा, कि हमारा ग्रुप ज्यादा है, हमारा जनसंख्या ज्यादा है, तुम्हारा जनसंख्या कम है, हम ज्यादा वोट देते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म होके आती है, तो गवर्नमेंट हमको ही देखेगी, तुमको नहीं देखेगी। तो इसके द्वारा सुप्रीमेसी चलाया जाता है एक्स के द्वारा, और वाई के द्वारा सप्रेस किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ में? यानी मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाता है। इसी के बीच में बताया जाता है आप लोगों का स्टेट पावर गवर्नमेंट में क्या होता है कि यूज टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन टू वन रिलीजन ग्रुप। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को अगर जीतना होता है तो वो क्या चाहेगी? हमको मेजोरिटी वाला वोट दे, और जब वो जीत के आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग तरीके से सपोर्ट किया जाना लगता है जो मेजोरिटी में है। यानी कि मेजोरिटी जो है अगर वो अत्याचार कर रही है माइनॉरिटी पे, तो गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल पे वो मेजोरिटी को ही सपोर्ट करेगी एज कम्पेयर टू माइनॉरिटी। यहाँ पे ये देखा जाता है इंडिया में स्पेशली। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, द मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इन कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स कहा जाता है इसमें। अब डिफरेंट रोल होता है पीपल्स का, डिफरेंट पोजीशन होता है पीपल का, डिफरेंट आइडेंटिटी होता है पीपल का। इसमें हम लोगों को कुछ पॉइंट दिया है जो कि हम आगे इसमें देखते हैं। कुछ इसमें आप लोगों का पॉइंट दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है आप लोगों का कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म के द्वारा काफी ज्यादा आप लोगों का टेक्स किया जाता है पॉलिटिक्स में। अब क्या क्या इसके द्वारा टेक किया जाता है, क्या क्या स्टेप लिया जाता है, सो समझिए। ये जो आप लोगों का कम्युनलिज्म होता है, ये आप लोगों का एक्सप्रेसिव होता है कम्युनलिज्म। हमको ये एवरीडे देखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है? एवरीडे इसमें बिलीव्स होते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका डेली रूटीन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है स्पेशली रिलीजन, उसके साथ आप लोगों का रिलीजन कम्युनिटीज एंड बिलीव्स होता है इसमें रिलीजन के बेस पे। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक्स कोई है, वो रिलीजियस कम्युनिटी में बिलीव करता है, रिलीजन के बारे में 4 कुर्सी लगा करके मस्त रिलीजन के बारे में बहस कर रहा है। एक आप लोगों का वाई कम्युनिटी है, ये भी 4 आदमी बैठ करके कुर्सी लगा के रिलीजन कम्युनिटी के बारे में बहस कर रहा है। अब इसका मत है कि आवर रिलीजन इज सुपीरियर एंड देन अदर, यानी हमारा जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है देन अदर, और आवर रिलीजन इज बेस्ट। किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है ये बेस्ट है, और एक और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा जो धर्म है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर धर्म। उसके बाद जो एक्स वाला है, वाई वाला है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि आवर रिलीजन इज सुपीरियर देन अदर और आवर रिलीजन इज बेस्ट। तो इस प्रकार से कम्युनलिज्म में हमको खामियां देखने को मिलती है, जिसका संभावना बढ़ जाता है आप लोगों का यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को बीच में। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनलिज्म में आप लोगों का दूसरा में ये बताया जाता है कि जैसे कि एक पॉलिटिकल डोमिनेंस है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वाला लीडर आया है और वो पॉलिटिकल पार्टी वाला लीडर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको वोट मिले, तो वो किसके पास जाएगा? मेजोरिटी के पास जाएगा। मेजोरिटी में जो रिलीजन रहेगा उसके बीच में, और जो माइनॉरिटी होगा उसको नहीं देखेगा। तो इसके द्वारा जो भाषण दिया जाएगा उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मेजोरिटी वाले के पास पड़ेगा, और वो अगेंस्ट चला जाएगा माइनॉरिटी में। तो जो यहाँ पे मेजोरिटी में होते हैं इनके द्वारा कहा जाता है कि वी नीड मोर पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी कि हमें नीड है कि हम ऐसा पॉलिटिकल पार्टी को चूज करें जो हमारे फेवर में हमेशा रहे और पॉलिटिकल डोमिनेंस हमारा बना रहे। उसी प्रकार से ये मेजोरिटी की बात हो गई, और माइनॉरिटी वाले कहेंगे कि भाई हमको पॉलिटिकल यूनिट बना दीजिए, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना दीजिए, यानी अलग देश ही हमको बना दीजिए। अगर हमको आप इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो इक्वल मतलब अलग देश बना दीजिए, जिस प्रकार से हमको देखने को मिलता है पाकिस्तान का केस में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजन लाइंस के बीच में। अब इसमें क्या किया जाता है कम्युनलिज्म में, सो देखिए, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंबल, रिलीजन, लीडर, इमोशनल अपील एंड पेन।
फेयर इन ऑर्डर टू बीइंग द फॉलोवर ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल। कहा जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं उनके द्वारा वो आएंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो हमारा धर्म है वो खतरे में है। जिस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं जोर से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, और जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे भोले भाले पीपल्स होते हैं सबसे पहले, अब उनके मन में यही पूरा ब्रेन वॉश उनका हो गया कि इस प्रकार से हमारा धर्म खतरे में है, माइनॉरिटी वाला ये कर रहा है, मेजोरिटी वाला हम लोग हैं, और मेजोरिटी में रहते हुए हमारा गवर्नमेंट नहीं होगा, हमारा डोमिनेंस नहीं चलेगा, कल को वो ये कर देगा, कल को वो कर देगा। इसी कारण से जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लीडर होते हैं उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जाता है मेजोरिटी के फेवर में, और वो लोग जीतते हैं, इसी कारण से जीतते हैं। आई बात समझ में? इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दिस ऑफ्टन इन्वॉल्व अ स्पेशल अपील, एक अपील किया जाता है इमोशनली आपको रिलीजन के बेस पे इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमको रिलीजन के बेस में देखता है, आगे कास्ट के बेस में भी देखेंगे। इमोशनल आपको किया जाएगा वोटर्स को, ठीक है, रिलीजन के बेस में, और परफॉर्म किया जाएगा अदर के द्वारा। और जो यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, वो राइट पर्सन को वोट करेंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो जानते हैं इसके द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, इसके द्वारा इमोशनली किया जा रहा है, हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है रिलीजन के बेस पे, तो हम इसको वोट ना दे करके हम अपने मन से देंगे, हम राइट पर्सन को वोट देंगे जो मेरे लिए काम करेगा, जिसका एजेंडा अच्छा रहेगा, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता हो, जो सेकुलरिज्म में विश्वास करता हो, जिसका अच्छा माइंड सेट होगा, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसका दिमाग में ये आएगा ना, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा उसका दिमाग में क्या आएगा, जो अनपढ़ होंगे। आधे से अधिक यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो उसका लीडर के द्वारा कहा जाएगा, जो उसका भाषण में इमोशनली ब्लैकमेल किया जाएगा रिलीजन के बेस पे, तो वो उसी का बात मानेंगे ना, और उसी के फेवर में वोट करेंगे, इसलिए वो जीत जाते हैं। बस यही सिंपल सी बात है कम्युनलिज्म की बुराई। उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है काफी सम टाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट, आप लोगों का जो होता है ये वायलेंस हो जाता है, ठीक है, मेजर्स हो जाता है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को केस में हमको देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान जो होता है वो एक अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, कम्युनलिज्म का। उस टाइम पे आप लोगों का पार्टीशन जब हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, तो उस समय हमको लार्ज स्केल में देखने को मिलता है कम्युनल वायलेंस, यानी एक दूसरे जब जा रहे थे सब लोग। पाकिस्तान के केस में जब आप लोगों का पार्टीशन हुआ था इंडिया और आप लोगों का पाकिस्तान का, तो उस समय काफी ज्यादा आप लोगों का ट्रेन चलाया जा रहा था, जिसमें हजारों लोग उधर से मर के आ रहे थे, इधर से चढ़ के जा रहे थे, उधर से मर के आ रहे थे। इस प्रकार का हालात हो गया था। लगभग उस समय आप लोगों का 10 लाख जो है आप लोगों का व्यक्ति जो है वो मरे थे, देख सकते हैं आप लोग इमेज में। सेकुलर स्टेट के बारे में, अब सेकुलर स्टेट क्या होता है सो समझिए, मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो कम्युनलिज्म होता है ना उसको लेकर काफी ज्यादा चैलेंज है डेमोक्रेसी में। कम्युनलिज्म अच्छा एग्जाम्पल नहीं है डेमोक्रेसी का, कम्युनलिज्म इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसी ये बात जो है ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको पता था कि भविष्य में हमको ये चैलेंज फेस करने को मिलेगा, इसलिए उनके द्वारा चूज किया गया सेकुलर स्टेट के नाम से। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, धर्म का प्रचार सब कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट रहेगा हमेशा। साथ ही साथ जब भी कोई स्पेशल गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो उसका नजर हमेशा रहना चाहिए, हर एक माइनॉरिटी पे भी रहना चाहिए, मेजोरिटी पे भी रहना चाहिए, हर एक रिलीजियस पीपल के बीच में रहना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से सबका जीवन चल पाए। ठीक है, इक्वली सबको ट्रीट करना होगा, ये इंडिया में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। के बाद फिर हम लोगों को देखने को मिलता है, ये काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको VVI आप लोग मान लीजिएगा। इसमें बोला जाता है कि व्हाट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट। अब ऐसा कौन सा कारण है जिसकी मदद से इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है? कौन सा कारण है भाई? इंडिया ऐसा कौन सा कारण है जो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाता है? सबसे पहला बात कि इंडिया में स्पेशली कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है
वो कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है उसका, इंडियन स्टेट का। साथ ही साथ अनलाइक द स्टेट ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका के केस में आपने पढ़ा कि बुद्धिज्म वहाँ का नेशनल रिलीजन बना दिया गया, उसी प्रकार से इस्लाम जो है वो पाकिस्तान में बना दिया गया। इंग्लैंड में आप लोगों का क्रिश्चियनिटी को, आप लोगों का क्रिश्चियन को बना दिया गया। लेकिन अगर हमारे कंट्री में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी को स्पेशल स्टेट नहीं दिया है, कोई भी रिलीजन को, ठीक है। ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवन इन द मैटर to religion in order to ensure equality within religions और communities, for example it ban untouchability। अब इसमें बताया जाता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट को फेवर देता है कि अगर कहीं पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कोई भी स्टेट में अगर कोई इंटरवन मैटर हो गया रिलीजियस बेस पे, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आ सकती है, ठीक है। उसमें आ सकती है गवर्नमेंट और उसमें अपना बात को समझ करके उसको चेंज भी कर सकती है अगर वो गलत होगा तो। जैसे कि उसी टाइम पे बैन कर दिया गया अनटचेबिलिटी उसी टाइम पे, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पेशली इसको बंद किया गया है या फिर अभी भी कास्टलिज्म हमको इंडिया में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसको भी बंद किया गया, जैसे आप अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रिपल तलाक। स्पेशली ट्रिपल तलाक के बारे में आप लोगों का जो रिलीजियस बुक था उसमें मेंशन था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा आ करके एक्शन लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि वुमेन जो थी उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, इसी बीच पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट इसी लॉ के तहत आया और उसके बाद वो इसको बंद किया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम होता है कि जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइक आवर नेसेसरी बट नॉट आप लोगों का सफिशिएंट टू कम्बैट कॉम्युनलिज्म। अब इसमें बोला जाता है, इसका सॉल्यूशन होता है कि कॉमनवेल्थ जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है, उसको आप लोगों का यहाँ पे एवरीडे हम लोगों को देखने को मिलता है, रिलीजन बेस पे देखने को मिलता है, मोबिलाइजेशन नीड होना जरूरी है, ठीक है। तो एरिया में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का पॉलिटिक्स देखने को मिलता है इस बीच में, कि कोई भी आप लोगों का सेकुलरिज्म में बहस छिड़ा हुआ है। किसी के द्वारा ये कहा जा रहा है हमारा धर्म अच्छा है, किसी के द्वारा और कहा जा रहा है हमारा धर्म अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर धर्म, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मोबिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज मॉडर्न इंडिया में कुछ हम लोगों को मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से अर्बन एरियाज़ में या लोकल एरियाज़ में इसको फैलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कास्ट के बारे में बताया जाता है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है। अब सबसे पहले देखिए, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन कास्ट डिवीजन इन स्पेशल टू इंडिया। पूरा वर्ल्ड में जा करके देखिएगा, कहीं पे भी आप लोगों को कास्ट का मैटर नहीं दिखेगा, एक स्पेशली इंडिया में ही है। कास्टलिज्म यहाँ चलाया जाता है, आज भी चलाया जा रहा है और ये बंद किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्यों नहीं बंद किया जाता है? पहली बात कि वो रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी बात कि जो रिलीजियस पार्टी होता है स्टेट्स में स्पेशली, वो लोग कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करता है, जिसकी मदद से जो कास्ट वाले होते हैं उनको वोट देते हैं। और अगर कास्टलिज्म को इंडिया से बैन कर दिया जाए तो ये उनके लिए सही नहीं होगा, फिर कास्ट ही पता नहीं चलेगा तो पॉलिटिक्स कैसे होगा, यहाँ पे ये बात है। लेकिन अदर आप लोग यहाँ पे कंट्री में देखिएगा, ये बात है भाई कि हर एक जगह डिस्क्रिमिनेशन सबको फेस करना पड़ा है। फ्रेंच में करना पड़ा है, वहाँ पे पादरी सिस्टम ला दिया गया, ठीक है, उसमें मिडिल क्लास बना दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव जो आप लोगों का पीजेंट था उसको बना दिया गया, तो वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोगों का रेवोल्यूशन करा गया, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग हमको सिचुएशन देखने को मिलता है, अमेरिका में या फिर अफ्रीका में, कि काला गोरा का भेद था, ये था वो था, आप लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन स्पेशली इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, ठीक है, जात के नाम पे पॉलिटिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बार्बर है, तो बार्बर जो है अगर उसका बेटा हुआ है तो वो भी बार्बर का ही काम करेगा, यानी नाई बनेगा। उसी प्रकार से अगर कोई मटका बनाता है तो उसका बेटा जब पैदा होगा तो वो मटका ही बनाएगा। अगर कोई यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे वॉशरमैन है तो वो वॉशरमैन ही बनेगा। अगर कोई यहाँ पे धोबी है तो धोबी का बच्चा धोबी ही बनेगा। कोई यहाँ पे जूता बनाता है तो उसका बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी जूता ही बनाएगा। तो इस प्रकार से कास्ट आप लोगों का इनइक्वालिटीज देखने को मिलता है।
इन सभी चीजों में बांट दिया गया सभी लोगों को कि धर्म के नाम पे नहीं, जन्म के नाम पे, कि जब वो पैदा होगा तो उसका बाप जो करता है, अगर जो उसका कास्ट है वही वो काम करेगा। और ये काफी टाइम से देखने को हमें मिलता आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग ये इसमें पढ़ते हैं कि इसमें हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल डिवीजन हमको देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज के दौर में क्या हम ये कह सकते हैं कि कास्टलिज्म इंडिया से खत्म हो गया है? अगर भाई कास्टलिज्म में इंडिया में खत्म हो गया, ठीक है, मानते हैं कि अनटीचेबिलिटी खत्म हो गया है, आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे साथ बैठ करके कौन जा रहा है, क्या कौन खरीद रहा है, क्या उसका कास्ट है, आप ये नहीं करते हैं। लेकिन आप ये तो करते हैं, अगर स्पेशली इंडिया में पूरा तरीका से पास कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता कास्ट सिस्टम को, तो हमको ये सब सिचुएशन नहीं देखने को मिलता। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है अदर सेक्शन वाइज कि मेंबर जो है, पीपल जो है, वो कास्ट ग्रुप वाले को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। और वो अगर कोई भी ऑक्यूपेशन करेंगे या फिर अगर शादी करना हो उनको तो कास्ट ग्रुप में ही करेंगे, ठीक है, शादी करना हो तो कास्ट ग्रुप में ही करेंगे। साथ ही साथ दे डिड नॉट एट विथ मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, यानी इनके द्वारा ये भी करा जाता है कि कोई अगर अलग कास्ट का है तो उसके द्वारा ये खाना नहीं खाते हैं। तो सम और सिमिलर ऑक्यूपेशन सोशल कम्युनिटी में हमको देखने को मिलता है। अगर अदर कम्युनिटी के बीच में अदर कम्युनिटी यानी कास्ट के बीच में आपको शादी देखने को नहीं मिलेगा अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोगों का मैरिज सिस्टम है वो प्रीफेयर किया जाएगा कि हम अपने ही कास्ट में शादी करें। नॉट ईट विथ अदर कास्ट, यानी खाना भी नहीं खाया जाता है किसी अन्य कास्ट के द्वारा। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखने को मिलता है, स्पेशली इंडिया में। किसके लेवल पे? कास्ट इनइक्वालिटीज में। आई बात समझ में? लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारा प्रोग्राम इसके तहत चलाया गया कि ये आप लोगों का जागरूकता फैलाया गया कि सब कुछ अब बदल गया है। ये ऐसा क्यों करा जाता है? जब आप लोगों का यहाँ पे पॉलिटिक आता है कास्ट में, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देखा जाएगा कि कहाँ पे मेजर कास्ट वाला का पॉपुलेशन है, उसमें जा करके वो लोग जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? प्रोपोगेंडा चलाएंगे, उनके हित के लिए बोलेंगे, जैसे कि दलित, आदिवासी या फिर SC ST OBC स्पेशली, जो कि ज्यादा जिसका जनसंख्या है। और इस बेस पे उनके द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ लॉ भी बनाया जाता है और उसी के बेस पे कुछ आप लोगों का क्लेम किया जाता है कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपको जॉब दे दिया जाएगा या इस प्रकार से इतना पैसा दे दिया जाएगा, तब भी नहीं करा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन अभी तक इंडिया लेवल पे है। उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है डिवीजन बेस्ड ऑक्यूपेशंस which are passed on from one generation to other generation। इसके बारे में हमने देखा है। और जब ये देखा जाने लगा कि काफी ज्यादा कास्ट ग्रुप के द्वारा सप्रेसिव किया जा रहा है, सोशल कम्युनिटी के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा है, और जो यहाँ पे अदर वाले जो लोअर कास्ट वाले हैं उन पे अत्याचार किया जा रहा है, काफी ज्यादा इसमें देखा जाने लगा। रिजल्ट यहाँ तक होने लगा कि जो अपर कास्ट वाले अपने आप को जो बताते हैं, उनके द्वारा खाना भी नहीं खाया जाता था उनको, ठीक है, फेंक के दिया जाने लगा, जिसके कारण से अनटीचेबिलिटी इतना हद तक बढ़ गया कि काफी ज्यादा परेशानी होने लगी समाज में। उसके बाद फिर कुछ महान व्यक्ति आते हैं जिनके द्वारा प्रोटेस्ट चलाया जाता है, जो अगेंस्ट होते हैं, और आगे चल के इनके द्वारा इन सभी को समाप्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें नाम आता है पॉलिटिकल लीडर का ज्योतिबा फुले जी, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उसके बाद परियार रामास्वामी जी। ये लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं और सोसाइटी में चेंज लाने का प्रयास करते हैं, कास्ट इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं? अब्सेंट करते हैं, ठीक है, ये सभी चेंज लाते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों का कास्ट के बीच में चेंज हमको देखने को मिलता है, और तब जाकर के अनटीचेबिलिटी इंडिया से खत्म होता है। लोग पढ़ते हैं कि मॉडर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे बगल में कौन सा कास्ट का व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे बगल में कौन सा कास्ट का व्यक्ति बैठा हुआ है, कभी भी नेवर नोटिस करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, सब एक तरह से पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सिंपल सा। वो ट्रैवलिंग करते हैं बस में, ट्रेन में, आप ये नहीं देखते हैं कौन बैठा हुआ है, आपको कुछ भी मतलब नहीं है। फिर आप जब खाना खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आप ये नहीं देखते हैं कि कौन हमको खाना दे रहा है, किसके बनाए हुए हाथ से हम खा रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी नहीं देखते हैं कि किसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में या बस में।
तो हैज कास्ट सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्पर्ड फ्रॉम इंडिया। अब स्पेशली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में खत्म कर दिया गया है पूरा तरीका से, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, कास्ट सिस्टम को पूरा तरीका से इंडिया में खत्म नहीं करा गया है। अब क्यों नहीं करा गया है, सो देखिए इसका कुछ एग्जांपल होता है, जैसे कि कई सारे पीपल जो होते हैं वो अपने ही कास्ट में या ट्रेवल में शादी करते हैं, ना कि अदर कास्ट में। साथ ही साथ अनटीचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। उसके बाद फिर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन रहने के बावजूद जो है वो अनटचेबिलिटी हमको दिखता है आज भी हर एक जगह पे। साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है जो कास्ट ग्रुप होता है आप लोगों का, इसमें एजुकेशन जो होता है, ओल्ड सिस्टम जो होता है, ये आप लोगों का काफी ज्यादा हाई है। साथ ही साथ जो पुअर पीपल है, स्पेशली जिनको लोअर कास्ट बना दिया गया, ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना तो उनके पास पैसा है एज कम्पेयर टू अपर कास्ट वाले के पास जितना है, तो इसीलिए कुछ आप लोगों का रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया लोअर कास्ट ग्रुप के द्वारा, जो कि आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, और उसी बेस पे आप लोगों का रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, जैसे कि SC ST OBC जिसमें आदिवासी माइनॉरिटी आते हैं, या फिर सभी लोग आते हैं, फ्री WS आते हैं, तो इन सभी को दिया गया इकोनॉमिक बेस पे। साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पे जिनको हमेशा से क्या किया गया, अप्रेस किया गया, ठीक है, सप्रेस किया गया उनको। देखिए कि कास्ट का अगर मैटर देखें तो अगर आप लोगों का लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप लोगों का इलेक्शन होता है कंट्री के बेस में, तो ये क्लियर मेजोरिटी नहीं होता है वन सिंगल कास्ट का। ठीक है, इसमें अलग अलग कास्ट को जोड़ना ही पड़ेगा, सबको एक इकट्ठा लाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे इलेक्शन में अपेयर होके जीत करके जा सकते हैं। अब इसी में बताया जाता है नो पार्टी विन द वोट फॉर ऑल वोटर ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट इफ दैट कास्ट इज बिलीव्ड टू डोमिनेट द इलेक्शन इन ए पार्टिकुलर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इसमें कई सारा जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, इसके द्वारा जब टिकट दिया जाता है तो ये तय किया जाता है कि ऐसा आदमी को टिकट दे जो कि वही कास्ट से आता हो जहां पे ज्यादा कास्ट का संख्या है, इसलिए आपको डिफरेंट कास्ट देखने को मिलेगा। ये भी बोला जाता है कि कहीं पे मेजोरिटी में अगर आप लोगों का कास्ट वाला लोग रहता है और उसी कास्ट का कोई और व्यक्ति को आकर के खड़ा कर देते हैं टिकट दे करके, तो वो जीत जाएगा। लेकिन हमेशा हमको ये देखने को नहीं मिलता है कि वही कास्ट वाला हर एक बार जीत जाए MLA MP, हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई सारे ऐसे भी पीपल्स हैं जो लोग यहाँ पे पूरा तरीका से एक अनदर पार्टी पे यहाँ पे क्या है, अनदर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कास्ट को पीछे छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कास्ट मैटर इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बट नॉट एनालिसिस बिकॉज द वोटर हैव स्ट्रॉन्ग attachment to political party which is often stronger than other attachment to their caste और community। यानी कि कई सारे ऐसे वोटर होते हैं जो लोग पूरा तरीका से पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं, अदर देन क्या उसका कास्ट है, क्या उसका कम्युनिटी है, उससे उसको मतलब नहीं है। आई बात समझ में? कास्ट में इसको आप लोग देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के व्यू से पॉइंट से। इसमें आप लोगों का इसमें ये बना दिया जाता है कि कोई आप लोगों का फॉरवर्ड कास्ट है, कोई आप लोगों का बैकवर्ड कास्ट ग्रुप है। अब ये दोनों जो कास्ट है ये एक साथ मिलेगी, आ करके एक साथ मिलेगी और दोनों अपना विचार रखेगी, दोनों अपना व्यू रखेगी कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों को काम करवाना है तो दोनों को साथ आना होगा। जो बैकवर्ड क्लास ग्रुप वाले हैं उनको और फॉरवर्ड क्लास वाले हैं ग्रुप, उनको दोनों आकर के एक जगह पे आएंगे और उनके बाद दोनों का अलग अलग मत रहेगा और उसी के बीच में ये वोट देने का कार्य करते हैं। इज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज गुड और बैड फॉर डेमोक्रेसी। अब इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसके आधार पे ये पूछा जाता है कि कास्ट जो है, कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? तो अगर हम पॉजिटिव रोल देखें या निगेटिव रोल देखें, सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है कि एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड अदर शेयर टू एट पावर। साथ ही साथ कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित OBC कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। यानी कि यहाँ पे जो दलित होते हैं, OBCs होते हैं, उनको यहाँ पे पॉजिटिव रोल मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, ताकि उनका मैटर को समझा जाए, उनके हित में कुछ सरकार के द्वारा किया जाए। और उसमें ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है जो पॉलिटिकल होते हैं या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके द्वारा कुछ डिमांड होता है
उसके बाद फिर उनके द्वारा कुछ आप लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर, आप लोगों का जो एसेस होता है, लैंड होता है, रिसोर्स होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, वो दलित ओबीसी को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यही तो पॉजिटिव रोल प्ले करता है कास्ट के बीच में। लेकिन इसका निगेटिव रोल भी है। निगेटिव क्या है सो समझिए। निगेटिव यह है कि आप लोगों का केस ऑफ रिलीजन पॉलिटिक बेस्ड एंड केस आइडेंटिटी एलोंग इज नॉट वेरी हेल्थी इन डेमोक्रेसी। ये जो केस आप लोगों का रिलीजन बेस पे पॉलिटिक्स में होता है, ये हेल्थ अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। साथ ही साथ इट कैन आप लोगों का अटेंड फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इन सभी को यहाँ पे आप लोगों का अटेंशन मिलता है। किसको? इसको आप लोगों का इशू लाइक पॉवर्टी यानी गरीबी, डेवलपमेंट और साथ साथ करप्शन। इन सम केस कास्ट ऑफ डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। यानी कि कई सारे रीजन में ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि कास्ट के बीच में काफी ज्यादा डेमोक्रेसी में आप लोगों का यहाँ पे वायलेंस हो जाता है। उसके साथ आप लोगों का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और आप लोगों का यहाँ पे जो है ये वायलेंस देखने को मिलता है। तो कास्ट का निगेटिव भी रूल है, कास्ट का पॉजिटिव भी है। अब आपके मत से ये बताइए कि क्या ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये अच्छा है या फिर नहीं है। बाकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनसीईआरटी में लिखा है, तो बता दिया हो। आप लोगों का लेक्चर होता है समाप्त। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन कैसा बनता है। सबसे पहले सीबीएसई में देखिए कितना बार पूछा गया है, 2022 में, 24, 25, 21। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इन इंडिया वुमेन स्टिल बिहाइंड मैन, so improvement since independence, support the statement with example। सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, वुमेन्स के बारे में पूछा जा रहा है, वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा रहा है। सवाल कैसा भी हो उसका आंसर वही होगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। सवाल दे करके डरो मत। क्या पूछा है? इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा है। कुछ भी नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आता, सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे जो हमने देखा है। क्या क्या हमने देखा है भाई? लिटरेसी रेट लो होता है, उसके बारे में देखता है किस प्रकार से वुमेन का प्रेजेंटेशन होता है मैन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये इनसाइड द होम या इनसाइड इन वर्क, ये सब चीज को देखेंगे। सेक्स के रेशियो के हिसाब से देखेंगे। कौन सा एक्ट पारित किया गया था उसमें देखेंगे। तो इसी बीच में तो कुछ करेक्ट होते हैं जिसके बिहाफ पे आपको नंबर मिलता है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे कम्युनलिज्म के बारे में बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो कम्युनलिज्म के बारे में एक तरफ से लिखिएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग पढ़े हैं कि कम्युनलिज्म क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, बुरा है, कम्युनलिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है, कम्युनलिज्म से क्या होता है, क्या हानि होता है, क्या सही नहीं है, क्या क्या डिफरेंट पीपल के लिए अदर अपना माइंडसेट होता है, यही सब लिखना है। उसके बाद फिर देखिएगा आगे आप लोगों का कुछ फैक्टर पूछा जा रहा है कास्ट सिस्टम इन इंडिया के लिए, अभी पढ़ाया हूँ उसको भी वही लिखना है, ठीक है। इधर देखिएगा कास्ट के बारे में है, इसको आप लोगों को देखना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। हर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। हर एक चीज़ इसमें कवर किया है। अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली में अपेयर होंगे या फिर आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होता है एग्जामिनेशन, उसमें अपेयर होंगे, स्पेशली बोर्ड में अपेयर होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, आप लोग उत्तर उसका दे देंगे, आंसर दे देंगे। हमेशा याद रखो क्वेश्चन जो होता है वो अलग ढंग से पूछा जाता है, आंसर उसका हमेशा वही होगा जो आपने पढ़ा है। याद रहेगा ना? ठीक है। बाकी इसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना यार, शेयर कर देना। बाय।